इस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां जो यहां दिख रही हैं, और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड आपका कैसा है? मूड ठीक है? कांग्रेस की सरकार आ रही है? बीजेपी जा रही है? ये जो लड़ाई चल रही है, ये विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव हो रहे हैं, अभी लोकसभा का एक बड़ा चुनाव हुआ, बड़ा युद्ध हुआ, और अभी ये छोटा हरियाणा में उसी विचारधारा का एक युद्ध हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। हम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई का फल ये अंबेडकर जी का, गांधी जी का संविधान है, ये सबका है, और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे भाषण में वो आपको कभी ये बात बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश को संविधान के साथ, देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं, मगर जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। आप देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जब कांग्रेस की सरकार होती है, हम मीडिया पर दबाव नहीं डालते। हम चाहते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहे और मीडिया सच्चाई बोले। बीजेपी मीडिया पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, मीडिया के लोगों को डराते हैं, संविधान पर आक्रमण करते हैं। संस्थाओं को देखिए, कांग्रेस की सरकार होती है, इलेक्शन कमीशन, एजेंसीज, इन सब में हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हो, देश की संस्थाएं हो, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। और जहां भी आप देखोगे, एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की, और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, जब मणिपुर जलता है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, 1.5 साल हो गए वहां तक नहीं, वहां गए नहीं,
तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले यहां विकास होता था, प्रगति होती थी, रोजगार था। आज पहले नंबर पर हिंदुस्तान के स्टेट्स में आप पहले नंबर पे पहुंच गए हो। किस चीज में? बेरोजगारी में। पहले नंबर पे बेरोजगारी में और पहले नंबर पर क्राइम में। ये है हरियाणा की शान। पहले आप देश को रास्ता दिखाते थे। मुझे याद है, लोग मेरे पास आते थे, कहते थे हरियाणा में जो प्रगति हो रही है हम वो ही चाहते हैं। आज कोई नहीं कहता, आज कोई नहीं कहता। आज सारे के सारे लोग तेलंगाना, कर्नाटका की बात करते हैं। यह बदलना है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में आपके युवाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने मुझे फोन किया। मेरे ऑफिस को फोन करते हैं, कहते हैं राहुल जी हम हरियाणा के हैं, आप डैलस आ रहे हो, टेक्सास में एक शहर है डैलस आ रहे हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मगर आप मिलने हमारे घर आइए। हम आपके यहां नहीं जाएंगे, आप हमारे घर आइए। ठीक है। डैलस में मैं गया, हरियाणा के 20-25 युवाओं से मिला। छोटे से कमरे में रहते हैं, छोटे से कमरे में 25-30 लोग एक साथ, खाना सब एक साथ पकाते हैं। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, पेट में चोट लगी, छाती में चोट लगी, चल नहीं पाता है। दूसरा लड़का मुझे कहता है राहुल जी रात को यहां पे हमें लोग आके पीटते हैं। मैंने कहा आप लोग हरियाणा से क्यों गए? कहते हैं हरियाणा में रोजगार नहीं है, हरियाणा में हमारा भविष्य नहीं है, इसलिए हम अमेरिका गए, भाग के गए। वीजा लेके नहीं गए, भाग के गए। अच्छा कैसे गए? राहुल जी पहले हम इस्तांबुल गए, तुर्की, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद साउथ अमेरिका, ग्वाटेमाला। पता नहीं आपको मालूम है, कुछ ही दिन पहले 6 युवाओं को ग्वाटेमाला में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, पनामा और फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका आए। राहुल जी हमने अपने मित्रों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, डूबते हुए देखा है। हमारी आंखों के सामने जंगल में माफिया के लोगों ने हमारे दोस्तों को गोली मारी। अच्छा भाई बताओ अमेरिका जाने में कितना पैसा लगा? कहते हैं राहुल जी 35 लाख से 50 लाख रुपए लगे। मैंने सवाल पूछा कि भाई अगर 35 लाख रुपए आपने अमेरिका जाने में खर्च कर दिए तो 35 लाख रुपए आपने किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? हरियाणा में किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? राहुल जी हरियाणा में मेहनत का फल नहीं मिल सकता। हम कुछ भी कर लें, 35 लाख 50 लाख अपने डाल दे पैसे, बिजनेस नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? राहुल जी नोटबंदी, गलत जीएसटी, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, बैंक के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप किसान हो, अगर आप मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, तो आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो, उस मेहनत का आपको फल हरियाणा में नहीं मिल सकता।
हरियाणा को दलाल चलाते हैं। हरियाणा को जो मेहनत करते हैं वो नहीं चलाते हैं राहुल जी। 35 लाख 50 लाख रुपए जमीन बेचकर, कर्जा लेकर उन्होंने कहा, मैंने पूछा कर्जा लिया, बैंक से लिया? राहुल जी क्या मजाक कर रहे हो? बैंक से हमारे जैसे लोग पैसा नहीं ले सकते, हमने साहूकार से लिया। किस रेट पे लिया? 2% हर महीने, 24%। कोई भी बिजनेस खत्म हो जाए इस रेट पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किसान कर्जा लेता है उसका कर्जा कभी माफ नहीं होता। ये जो हरियाणा से गए 20-25 हजार युवा, इनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 16 लाख करोड़ रुपए अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया है। क्या आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते हो जिसमें आप देखते रहो किसान को एमएसपी ना मिले, प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपए का आप इलाज कराओ? मैं आपको उदाहरण देता हूं, परसों की बात है, परसों रात की 11 बजे की बात है, मेरे फोन पे मैसेज आता है, जिम इंस्ट्रक्टर का। मुझे कहता है राहुल जी मेरी मां बीमार है, मैं प्राइवेट अस्पताल ले गया और ये मुझसे 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, मेरे जेब में पैसा नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि आपकी मां, अगर आपने इनकी आज मदद नहीं की तो आपकी मां मर जाएंगी। आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा कैसे करूं? किसी सरकारी अस्पताल में मेरी मां के लिए आप बेड का, पलंग का इंतजाम कीजिए। मैंने अपने ऑफिस से सरकारी अस्पताल में उसकी मां के लिए जगह ली। सरकारी अस्पताल में उसकी मां का इलाज होता है। अगले दिन मुझे फोन करता है, कहता है राहुल जी प्राइवेट अस्पताल में वो स्टेंट लगवा रहे थे, प्राइवेट अस्पताल में वो ऑपरेशन करा रहे थे, 4 लाख रुपए मुझसे लेने की कोशिश कर रहे थे। राहुल जी सरकारी अस्पताल ने बताया कोई स्टेंट की जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आपने मेरी मां की जान बचा दी, सरकारी अस्पताल ने मेरी मां की जान बचा दी। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। आपको बीमारी हो ना हो, प्राइवेट अस्पताल में आप जाएंगे तो लाखों रुपए आपके जेब से निकलेंगे। बच्चे की शिक्षा करवानी हो, इंजीनियर बनवाना हो, डॉक्टर बनवाना हो, लाखों रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोग अपने जेब से देते हैं। किसान अपनी मेहनत का पैसा देता है, मजदूर देते हैं, और उसके बाद पता लगता है हरियाणा में बेरोजगारी है, डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं, शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं। 10-15 साल बाद पता लगा कि लाखों रुपए प्राइवेट अस्पताल को पकड़ा दिए, लाखों रुपए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पकड़ा दिए, और हाथ में कुछ मिला नहीं। यह है नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, बीजेपी का मॉडल। कुछ दिन पहले भाषण चल रहे थे, ऐसे ही भाषण चल रहे थे, हुड्डा जी ने भाषण दिया, मेरी बहन भी थी, प्रियंका ने भी भाषण दिया, और वहां सब कह रहे थे
कि सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं सुन रहा था और मैंने कहा हां, इज्जत तो होनी चाहिए। और मोदी जी 24 घंटा इज्जत की बात करते हैं कि भैया इसकी इज्जत की, उसकी इज्जत की। मगर मैंने सोचा कि भैया पैसे के बिना इज्जत का कोई मतलब नहीं है। अगर किसान का बेटा या मजदूर का बेटा भूखा मर रहा है और कोई उसकी जाके इज्जत करे तो वो इज्जत खोखली है। तो मेरा एक लक्ष्य है और मैं आपको साफ बता देता हूं, और ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी वाले, अंबानी वाले, इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग 25 अरबपतियों को देते हैं, उतना ही पैसा मैं और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगे। और भाई और बहनों, मैं रिकॉर्ड रख रहा हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं गिनती कर रहा हूं। 10 साल से मेरी गिनती चल रही है और जैसे ही मौका मिलेगा, जितना पैसा उन्होंने उनको दिया ना, उतना पैसा मैं उठा के आपके हाथ में कर दूंगा। और फिर ये सारे चिल्लाएंगे, ये सारे मीडिया वाले चिल्लाएंगे, सारे टीवी वाले चिल्लाएंगे, ये देखो गरीबों की आदत खराब हो रही है, ये देखो राहुल गांधी ने गरीबों की आदत बिगाड़ दी, किसानों की आदत बिगाड़ दी, मजदूरों की आदत बिगाड़ दी। अरे भाई, अदानी अंबानी की आदत नहीं बिगड़ती क्या? उनके लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, उनकी आदत नहीं बिगड़ती, उनका विकास हो रहा है। और जब किसान का कर्जा माफ किया तो कहते भाई देखो आदत बिगाड़ दी। मनरेगा, मजदूरी करता है आदमी, प्रेस वाले लिखते हैं देखो गरीबों की आदत खराब हो रही है। आपने अब उनकी बहुत आदत खराब की है, अब हम इनकी आदत खराब करेंगे। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। मेरा कहना है, अगर अंबानी का, अदानी का लोन माफ हो सकता है तो फिर किसान का लोन माफ होगा। अगर अंबानी मार्केट में चिप्स बेचता है, कैंपा कोला बेचता है, सेलफोन बेचता है, उसे सही रेट मिल सकता है, तो फिर हिंदुस्तान के किसान को सही रेट मिलेगा, एमएसपी मिलेगी और उसका कर्जा माफ होगा। और यही लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भैया सब लोग एक जैसे हैं, समानता होनी चाहिए, 36 की 36 बरादरियों को एक जैसा फायदा मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर उनके लिए कुछ किया जा रहा है तो फिर इनके लिए भी होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि किसानों का कर्जा माफ ना हो, गरीबों को मनरेगा ना मिले, तो फिर अरबपतियों का भी आप कर्जा माफ करना बंद करो। हिंदुस्तान का किसान कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहता, कोई तोहफा नहीं चाहता। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर सिर्फ अपना हक चाहता है और कुछ नहीं चाहिए उसको, मगर हक उसको मिलना पड़ेगा। अब हरियाणा में आपके लोग भाग रहे हैं, बेरोजगारी है। अमेरिका में जब गया मैं, उन्हीं युवाओं ने मुझे कहा राहुल जी आप हमारी एक मदद कीजिए। अब आप सोचिए, राहुल जी आप हमारी एक मदद कीजिए। क्या मदद करूं? मैंने सोचा हरियाणा में मुझसे कुछ काम करवाएंगे। कहते नहीं राहुल जी, जब आप हरियाणा जाएंगे आप हमारे परिवारों से मिलिए और आप हमारे परिवारों को कहिए
कि हम ठीक हैं, हम सलामत हैं। मैंने कहा आप फोन करके क्यों नहीं कह देते? आपके पास वीडियो कॉल है, 21वीं सदी है, फोन उठाइए, परिवार को फोन लगाइए, वीडियो कॉल पे कहिए मैं ठीक हूं। कहते राहुल जी मानते नहीं है, सोचते हैं हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे माता पिता जानते हैं राहुल जी कि अगर उनकी मृत्यु हुई तो हम अंतिम संस्कार करने नहीं जा सकते हैं। यह सच्चाई है। हमारे बच्चे जानते हैं राहुल जी कि 10 साल के लिए हम उनसे नहीं मिल सकते हैं। आप जाइए, उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि हम ठीक हैं। शायद वो आपकी बात मान जाए। मैं गया, करनाल गया 5 बजे सुबह। 21वीं सदी में गांव में कंप्यूटर लगा है, वीडियो कॉल चल रहा है, चारपाई पे हम यहां बैठे हैं। कौन? माता पिता और बच्चे। बेटे उधर, उनके बच्चे इधर, उनके माता पिता इधर और वो उधर, और बात चल रही है। मां कहती है राहुल जी मेरा बेटा वापस कब आएगा? छोटा सा बच्चा देव कंप्यूटर की ओर दौड़ता है, चिल्लाता है पापा वापस आओ, पापा वापस आओ। कंप्यूटर को ऐसे हिला रहा है, पापा वापस आओ, वापस आओ। पापा देख रहे हैं उसको, मुस्कुरा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये रोना चाहता है, अपने बच्चे से गले मिलना चाहता है, मगर मुस्कुरा रहा है और अपने बच्चे से झूठ बोल रहा है कि बेटा जल्दी से जल्दी आऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, घबराओ मत। बच्चा जानता है कि पापा झूठ बोल रहा है, पिता जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। यह हरियाणा दिया है आपको बीजेपी ने। बेटे को बाप से अलग कर दिया, मां से अलग कर दिया, और फिर देशभक्ति की बात करते हैं। पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है, आप सब जानते हो। पहले पंजाब में ड्रग्स हुआ करते थे। मैंने पंजाब में जाके कहा, अकाली दल के लोगों ने कहा राहुल गांधी ने क्या बात कर दी। फिर वहां की सच्चाई निकली और मुझे आज तक याद है, हमारी यहां सरकार थी और मैं पूछता था, हरियाणा के नेताओं से पूछता था, मुझे एक बात समझाइए, पंजाब में ड्रग्स आ गया मगर हरियाणा में क्यों नहीं आया? और ये कहते थे हरियाणा में ड्रग्स नहीं आ सकता है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज हरियाणा में ड्रग्स फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। बेरोजगारी, नशा, यह बीजेपी की देन। और जब हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों को दिया जाएगा वो अदानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है, तो नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते, हमारे मीडिया के मित्र कहीं नहीं दिखाते। अदानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई जेल नहीं जाता, भाषण में नहीं बोलते कि हां
मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं जेल में डाल रहा हूं। यह सच्चाई है। तो मैंने आपसे कहा कि आपके जेब में पैसा डालना है, सीधा जितना पैसा वो उनकी जेब में डाल रहे हैं उतना पैसा हम आपके जेब में डालने जा रहे हैं। और हरियाणा में छोटी सी शुरुआत करेंगे। यहां जो महिलाएं आई हैं, हाँ, आपके बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार आने के एकदम बाद आपके बैंक अकाउंट में महीने का 2000 रुपए अंदर जाएगा। और आज आप 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदती हैं, नहीं खरीदती हैं? 500 रुपए का सिलेंडर होगा और 700 रुपए उसके जो बचेंगे वो आपके जेब में जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, बीजेपी ने आपसे ओल्ड पेंशन स्कीम छीनी, हम आपको वो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस देने जा रहे हैं। और 6000 रुपए हर महीने बुजुर्गों के पेंशन के लिए, विकलांगों के पेंशन के लिए हम देने जा रहे हैं, विधवाओं के पेंशन के लिए हम देने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां भरी नहीं गई हैं। अभी आपने जल्दी ताली बजा दी, अभी तो मैंने बात ही नहीं बोली। जो जरूरी बात है तो मैंने बोली भी नहीं, अभी आपने ताली बजा दी, क्योंकि आप समझ गए 2 लाख सरकारी रोजगार हरियाणा के युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। और ये सुनिए, सबसे जरूरी बात, 36 बरादरियों को ये नौकरियां मिलेंगी। समानता के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख नौकरियां हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को दी जाएंगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। 36 के 36 बरादरियों को ये नौकरियां दी जाएंगी। हमारे किसान भाई, आपको गारंटी करके हम एमएसपी देने जा रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हरियाणा के किसानों को मिलेगी। और बीमा का पैसा 6 महीने बाद, 1 साल बाद नहीं, बीमा का पैसा जैसे ही आपका नुकसान होगा, जल्दी से जल्दी बीमा का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस में आपको दिया जाएगा। जो भी आपको ऑपरेशन करवाने हो, स्टेंट लगवानी हो, पेट का ऑपरेशन करना हो, किडनी का ऑपरेशन करना हो, जो भी ऑपरेशन आपको करना होगा, आपको करवाने के लिए 25 लाख रुपए तक बीमा का पैसा मिलेगा। ये देशभक्तों का इलाका है। आप देश को अपने युवा देते हो, आर्मी को अपने युवा देते हो, देते थे। अगर आप अग्निवीर स्कीम को समझना चाहते हो, आज मैं आपको समझा देता हूं। नरेंद्र मोदी ने यह नाम दिया अग्निवीर। आप जानते हो अग्निवीर स्कीम का लक्ष्य क्या है? इसके 2 लक्ष्य हैं। यह अच्छा नाम दिया है, लेबल दिया है, अग्निवीर। इसका लक्ष्य जानते हो आप? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इसके 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था,
हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था, और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए जब वो शहीद होते थे, कॉम्पनसेशन के लिए जाता था। ये उसको छीनने का तरीका है। आइडिया क्या है? 4 युवाओं को आर्मी में लो, 4 साल बाद 3 को भगा दो, एक को 4 में से एक को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, और 3 जवानों को इन्होंने मजदूर बना दिया है। 4 साल बाद 4 में से 3 बाहर निकल जाएंगे, और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा। अदानी डिफेंस। अदानी डिफेंस का नाम सुना आपने? अदानी की डिफेंस की कंपनी है। इंटरनेट पे जाइए, अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है। इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए, उस पे आपको हथियार दिख जाएंगे। उस वेबसाइट पे आपको ड्रोन दिखेगा, मिसाइल दिखेंगे, राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, मशीन गन दिखेगी, सारी की सारी आपको अदानी डिफेंस की वेबसाइट पे दिखेगी। मजे की बात यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता। वो सारी की सारी चीजें या अमेरिका की फैक्ट्री बनाती हैं, या इजराइल के लोग बनाते हैं, या किसी दूसरे देश की फैक्ट्रियां बनाती हैं। वो माल यहां आता है, अदानी जी की फैक्ट्री में आता है, उसमें अदानी डिफेंस का लेबल लगता है, अग्निवीर के पैसे से वो हथियार खरीदे जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं, अदानी डिफेंस और अग्निवीर। और पूरा का पूरा पैसा जो जवानों का पैसा था वो अग्निवीर से छीना जाता है और अदानी डिफेंस में डाला जाता है। मार्केटिंग उनकी अदानी जी करते हैं, मीडिया वाले करते हैं। मोदी जी आपको भाषण देते हैं, देशभक्ति का भाषण देंगे, आत्मनिर्भरता का भाषण देंगे, मेक इन इंडिया का भाषण देंगे। मेक इन इंडिया का मतलब अदानी डिफेंस। एक लेवल लगता है ऊपर से, वो मेक इन इंडिया हो जाता है, उसका डिफेंस का पूरा पैसा उधर चला जाता है। ये सच्चाई है और पूरा देश जानता ही है। तो चुनाव में यहां पर आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। और 3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहले, जो हमारे किसान हैं, आपको एमएसपी मिलेगी, और जो आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, जैसे हमारी सरकार आएगी आपका धान खरीदा जाएगा, शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आजकल बीजेपी की बहुत बी टीम, सी टीम, डी टीम, ए टीम घूम रही है। छोटी छोटी पार्टियां हैं, अलग अलग नाम हैं। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, संविधान की आपने रक्षा की। बीजेपी को आपने वोट किया, संविधान पर आपने उनको आक्रमण करने की मदद की। अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, आपका संविधान है। ये छोटी छोटी पार्टियों को आप छोड़िए, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए और यहां पे भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। और आखिरी बात, जो शायद सबसे जरूरी बात, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा उसका नाम था।
यात्रा में हमने मोहब्बत की बात की। हमने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने नफरत के खिलाफ स्टैंड लिया, करोड़ों लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली। यह देश नफरत से नहीं चलाया जा सकता है। अगर यहां बेरोजगारी है, अगर यहां महंगाई है, अगर यहां क्राइम बढ़ रहा है, तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो लोग आपकी सरकार में हैं वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। लड़ाई संविधान की है, मगर लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच है। हम मोहब्बत वाले लोग हैं। आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहब्बत के लोग हो और लड़ाई आपकी बीजेपी की नफरत के खिलाफ है। आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए। हरियाणा में सच बताऊं तो मैंने आपसे कहा कि पूरा समर्थन दीजिए। आप पूरा समर्थन